अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। चलते हैं कहानी में। अधिक का घर। मुंबई। शादी खत्म होने के बाद वाले कामों में अधिक की मॉम उलझी हुई थी। मुरझाए हुए फूल, रोशनी के तार, इधर उधर बिखरा हुआ सामान, ढेरों गिफ्ट, सब वो नौकरों से कहकर ठीक करवा रही थी। जानकी भी अधिक की मां का हाथ बटा रही थी। अधिक के पापा और अधिक सुबह ही नाश्ते के बाद निकल लिए थे। बेटा जाओ, जाकर आराम कर लो, तुम्हारे लिए ये सब काम नहीं है। मैं भी बस अब कुछ देर के लिए रेस्ट करूंगी। दीनू भैया को कहकर एक गर्मा गर्म चाय बनवा लेते हैं, बाकी सब ये लोग देख लेंगे, उनको बस बताना पड़ता है। बाकी सब वो लोग। अधिक की मॉम ने चाहा था कि आज वो जानकी से रूबरू होगी, अपने मन की उलझन बता देगी, उसकी माफी मांग लेगी। लेकिन कहीं जानबूझकर वह मामला और उकसा न दे सोचकर चुप ही रही। जी आंटी, वो एक दोस्त मिलने आ रहा है, तो मैं दोपहर में कुछ वक्त बाहर जाऊंगी उससे मिलने। जानकी ने जब अधिक की मॉम को आंटी कह के संबंधित किया तब उनका शक यकीन में बदल गया कि शायद अधिक जानकी को सब कुछ बता ही चुका था। इसीलिए एक समय पर इतना घुलने मिलने वाली जानकी एकदम से इतना चुप हो गई। माँ माँ कहकर थकती नहीं थी वो, पूरा टाइम फोन पे इधर उधर की बातें करती थी। कितने सारे सपने माँ बहू ने साथ में देख लिए थे। ठीक है बेटा, यही बुला लो, तुम्हें अकेले में बात करनी हो तो अपने कमरे में चले जाना, शायद बारिश आने वाली है। अधिक की माँ ने जानकी से बिना नजर मिलाए ही कहा। यही पीछे मुनमुन कैफे में मिल रहे हैं, उस बहाने कुछ बाहर भी घूम लूंगी। जानकी कुछ गलत नहीं कर रही थी, इसलिए उसने शक की कोई गुंजाइश नहीं छोड़ी। वैसे जानकी भी जानती थी कि अधिक का परिवार सोच विचार में काफी ओपन माइंडेड था। उनको जानकी के बाहर जाने से कोई ऐतराज नहीं होने वाला था, लेकिन आदत से मजबूर जानकी ने बताना ही सही समझा। जैसे एक्सपेक्ट किया था, अधिक की मॉम ने जानकी के दोस्त के बारे में कुछ भी जानने की कोशिश नहीं की। वह चाय लेकर अपने कमरे में चली गई। जानकी भी बार बार घड़ी में समय देख रही थी। वो झट से अपने कमरे में गई और सफेद चिकनकारी शॉर्ट कुर्ती और नीचे ब्लू स्किन टाइट जीन्स पहनकर तैयार हो गई। लंबे बालों को ऐसे ही खुला छोड़ दिया और कानों में सिल्वर झुमके लगा लिए। चेहरा आईने में देखने का उसको मन ही नहीं किया। वह अपना पर्स लेकर घर से निकल गई। कुछ जल्दी ही वह कैफे पहुंच चुकी थी। अभी 3 बजने में 5 मिनट बचे थे। हाथों में पहना शादी का चूड़ा चिल्ला चिल्ला के सबको उसकी नई शादी के बारे में बता रहा था। पहले तो कैफे में इधर उधर देखा, फिर भीड़ से बड़े उरा एक कोने में पौधों के पास लगे 2 सीटर टेबल पर जाकर जानकी बैठ गई। जब भी वह ऐसे कैफे में किसी को मिलने जाती और इंतजार करना होता था तब उसको कैफे में आए हुए लोगों को देखना बहुत अच्छा लगता। सबकी अपनी जिदन, बड़ी अपनी दास्तां। कोई दोस्तों के साथ दुख दर्द बांट रहा होता है तो कोई हंसी मजाक से जिंदगी में खुशियां भर रहा होता है। लेकिन आज मुंबई शहर में पहली बार कैफे में आने के बाद भी लोगों को देखने का उसका बिल्कुल मन नहीं कर रहा था। वह टेबल पर अपनी 2 हथेलियों को जोड़कर देखने लगी। हाथों में बनी मेहंदी के कुछ भागों से काला रंग केसरी पड़ने लगा था। जहां अधिक का ए बना था वो वाला भाग अभी भी काला ही था। जानकी एक बार फिर से पुरानी यादों में डूब जाती है। तभी किसी ने उसके चेहरे के सामने चुटकी बजाई। जैसे खुली हुई आंखों से ही जानकी सो गई थी।
उसका ध्यान भंग हुआ और उसने ऊपर देखा तो सफेद टी शर्ट और काले जीन्स में आदित्य बैग लेकर खड़ा था। दोस्त को सामने खड़ा पाते ही जानकी ने आदित्य को कस के हग कर लिया, जैसे वह दोस्त तक की महफूज बाहों में ही रहना चाहती थी हमेशा। अरे तुम तो सिटी हो गई यार, अभी तो एक हफ्ता भी नहीं हुआ है शादी को और इतना मिस करने लगी अपने पुराने दोस्त को। हाँ हाँ हाँ। आदित्य ने जानकी को अपनी बाहों से जुदा किया और उसकी आंखों में आंखें डालकर पूछा। जानकी अभी भी पानी से छलक उठी आंखों से आदित्य को घूरे जा रही थी। अरे पगली रोते थोड़ी है, आई प्रॉमिस यू मैं तुम्हें मिलने आता रहूंगा। वैसे एक खुशखबरी दूं, मैं काम के सिलसिले में मुंबई ही रहने वाला हूं कुछ दिन और शायद आगे यही शिफ्ट हो जाना पड़े। जीजू को लेकर घूमने जाएंगे कभी वीकेंड पर। आदित्य अभी भी जानकी को शांत करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा आओ बैठो पहले, ये लो पानी, गर्मागर्म कैपेचिनो ऑर्डर करें और साथ में तुम्हारा फेवरेट व्हाइट सॉस पास्ता भी। तुम बैठो मैं ऑर्डर देकर आता हूँ, आदित्य ने जानकी को बिठाया और पानी का ग्लास देते हुए कहा। जानकी ने खुद को संभाला, वो पीछे से अपने जिगरी दोस्त को ऑर्डर देते हुए देख रही, जैसे सब पहले जैसा ही था। आदित्य को मिलते ही वह अपना कंट्रोल खो बैठी थी, उसकी सारी भड़ास आंसू बनकर बह चली। आदित्य के वापस आने से पहले उसने अपने आंसू पोंछ लिए। सॉरी, वो मैं थोड़ा अकेला महसूस कर रही थी, इसलिए ये वो ऑब्वियस है, नया शहर, नए लोग, इतना बड़ा चेंज आया है जीवन में तो थोड़ा तो इमोशनल होना बनता है। और हेलो मैडम, मुझे एक्सप्लेन करने की जरूरत कब से लगने लगी तुझे? आदित्य ने अपनी वॉच निकालकर टेबल पर रखते हुए कहा। और बता, कैसी है लाइफ? घर में सब सेट हो गया? आदित्य ने जानकी के हालचाल पूछने चाहे। जानकी का मन दोस्त को मिलने के बाद उसकी बिखरी हुई जिंदगी की बातें करके मूड खराब करने का बिल्कुल नहीं था। और फिर आदित्य से तो अब शायद लगातार मिलना होगा समझकर उसने कुछ खास शेयर नहीं किया। बस अभी तो सेट हो रहे हैं, लेकिन तुम्हारी और घर की बहुत याद आती है। लाइफ कितनी आसान हुआ करती थी तब, जब भी मन बहलाना होता था तुम्हें खोज लेती थी और फिर मेरी नॉन स्टॉप बकर चालू हो जाती थी। जानकी ने महसूस किया कि पिछले 2 दिनों में वो अभी जाकर कुछ ढंग से बात कर रही थी। तभी उसी वक्त अधिक ऑफिस का कुछ काम निपटाने और घर से दूर रहने के चक्कर में मुनमुन कैफे चला आया। उसने इतनी भीड़ में अभी तक जानकी और आदित्य को देखा नहीं था, लेकिन जब वह अपनी कॉफी लेकर कैफे के शोर शराबे से दूर सिंगल सीटर टेबल खोजने लगा तब उसका ध्यान जानकी पे गया। वह अपनी कॉफी लेकर जानकी का ध्यान न जाए वैसे पास वाले एक सिंगल सीटर टेबल पर आकर बैठ गया। वह देखकर समझने की कोशिश कर रहा था कि जानकी यहाँ मुंबई में किसको जानती होगी जो यहाँ मिलने आई हुई है। वो खुद में ही बुदबुदाया टिल्ड। जो भी हो, उसकी अपनी लाइफ है, और इतना सब होने के बाद तो कोई भी अपने दोस्तों से मिलने जाएगा। अच्छा हुआ कि वह चली आई, मैं तो अभी उसको बाहर ले नहीं जाऊंगा। वह अपना लैपटॉप खोलकर वही काम करना शुरू कर दिया, लेकिन हर 5 मिनट में उसकी नज़र जानकी की तरफ जा रही थी। क्या खाना ऑर्डर कर रहे हैं? अब उस पल में दोनों क्या कर रहे? जानकी कितना हंस रही है? जानकी के चेहरे पर उदासी है या नहीं? रह रहकर उसके मन में सवाल उठ रहे थे। टिल्ड कौन है वो लड़का? कोई क्लोज दोस्त ही होगा। जानकी भी काफी बातें कर रही है, मतलब पहले से जानती होगी अच्छे से।
दिखने में भी ठीक ठाक लग रहा है। कपड़े भी अच्छे पहन रखे हैं। उसको देखने के बाद अधिक खुद का हुलिया ठीक करने लगता है। वो लैपटॉप स्क्रीन में देखकर बाल बनाने लगता है और शर्ट वगैरह ठीक करने लगता है। जैसे अधिक को उस लड़के से जलन हो रही थी। अधिक के मन की बेचैनी साफ साफ बता रही थी कि वह जानकी को इस तरह किसी और के साथ इतने घुल मिलकर बात करते हुए देख अनकंफर्टेबल हो रहा था। फाइनली 20 मिनट के बाद उसका धैर्य टूटा और वह लैपटॉप बैग में डालकर कॉफी वैसी की वैसी छोड़कर वहां से निकल लिया। सीधा बाइक लेकर घर चला आया। घर में एंटर होते ही उसने अपनी मां को ड्राइंग रूम में कुछ चीजों का हिसाब करते हुए देखा। मॉम, जानकी कहीं दिख नहीं रही है। बाहर गई हुई है क्या? जानबूझकर वो अनजान बनने की कोशिश करता हुआ अपनी मां को पूछता है। उसको पता था कि जानकी मां को तो जरूर बताकर गई होगी। हाँ, वो कोई अपने दोस्त से मिलने गई है। आती ही होगी। अधिक की मां ने भी आंखों के कोने से देखा कि अधिक जानकी को लेकर कंसर्न है। दोस्त, हम अपने आप में ही बुदबुदाता हुआ अधिक कमरे में चला आया और तुरंत उसने बालकनी में जाकर सिगरेट सुलगाई। फोन पर इंस्टा अकाउंट खोला और जानकी को स्टॉक करने लगा। पिछले 1 साल की सारी तस्वीरें उसने जानकी की देख ली, लेकिन ये लड़का किसी में भी नहीं था। जानकी की प्रोफाइल देखते देखते अधिक कब उसके जीवन में घुस गया उसको पता भी नहीं चला। उसके ज्वेलरी के बिजनेस को भी उसने अच्छे से देखा। कई सारी खुद से बनाई हुई ज्वेलरी को जानकी ने अपने हाथों में पकड़े हुए फोटो शूट किया था। जानकी की उंगलियों को देखते ही उसको जानकी के हाथ का स्पर्श याद आ गया और उसके मुंह पे हंसी आ गई। अच्छा, चलो अब तुम्हें निकलना चाहिए। 2 घंटे हो चुके हैं, घर पर तुम्हारा इंतजार कर रहे होंगे ना? आदित्य ने अचानक से घड़ी देखते हुए जानकी की ओर देखकर कहा। जानकी आदित्य से मिलकर जैसे जीवन के हर दर्द को भूल गई थी। वो अपनी पुरानी जिंदगी का एक हिस्सा जी रही थी जिसमें कुछ भी मुश्किल नहीं था, जिसमें अधिक नहीं था। पुराना दोस्त, वही बातें, वही हंसी मजाक और वही खाना। कहा 2 घंटे बीत गए उसे पता भी नहीं चला। आदित्य की बात सुनकर अचानक से उसे अपनी बेहाल जिंदगी याद हो आई। लेकिन जो भी था, आदित्य को मिलने के बाद पिछले 72 घंटों में पहली बार उसके चेहरे पे मुस्कान वापस आई थी। सुनो, तुम व्हाट्सएप पर मैसेज देख लिया करो और समय पर रिप्लाई दे देना। आज तुमसे मिलकर लगा जैसे सब कुछ पहले जैसा ठीक ही है। जानकी के मुंह से ऐसी बातें सुनकर और उसका आज का अजीब बर्ताव देखकर आदित्य को शक कब से हो रहा था। जब भी उसने अधिक के बारे में बात करनी चाहिए तब जानकी बात घुमा देती थी। आदित्य ने अभी कुछ भी पूछना सही नहीं समझा। तुम हनीमून के लिए निकलो, उससे पहले मिलकर जाना, गुड्डू। आदित्य जानकी को कभी कभी दुलार से गुड्डू कहकर बुलाता था। उसके मुंह से अपना पहले वाला नाम सुनते ही जानकी के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ गई। आदित्य ने वही ठान लिया था कि अगली मीटिंग में वह जानकी से सीधा ही पूछ लेगा कि आखिरी चल क्या रहा है। इसलिए उसने जानबूझकर दोबारा जल्द ही मिलने की भी बात छेड़ी। वैसे भी वह जानकी को दुखी नहीं देखना चाहता था। जानकी को पता नहीं था, लेकिन आदित्य के लिए जानकी फ्रेंड से बढ़कर बहुत कुछ थी। इसीलिए जब जानकी KG 1 में खुशियां आए तो वह कुछ बिना बताए ही साइड में हट गया और दूरी बनाने लगा। वह जानकी को हर हाल में खुश देखना चाहता था। आदित्य को बाय बोलकर जानकी मुनमुन कैफे से पैदल ही घर की ओर चल दी।
हवा में हल्की ठंड थी लेकिन आसमान में बादल भी उमड़ आए थे। उसका मन प्रफुल्लित हो उठा था। उसके मन में फिर से जीने की उम्मीद जगी थी। वो अधिक के प्रिया को लेकर प्यार को माफ भी कर चुकी थी। आदित्य के साथ बात करते वक्त उसने अपने ज्वेलरी बिजनेस को भी डिस्कस किया था। उसने आदित्य को अपने सारे प्लान्स बताए थे। आदित्य ने आज से पहले जानकी को अपने साइड बिजनेस को लेकर इतना सीरियसली बात करते हुए कभी नहीं सुना था। जानकी ने पैदल जाते वक्त बस से ईयरफोन निकालकर कान में लगा दिए। दोनों ओर हरियाली, कहीं पेड़ों पर उगे पीले फूल और उसमें उसका सबसे फेवरेट गाना। जैसे वो भी मौके की तलाश में ही था जानकी को खुश करने के लिए। जुगनी है, उड़ी है, नए नए पर लिए ओ पिंजरा खोल, ओ पिंजरा खोल। जयपुर, प्रिया का घर। डॉक्टर प्रिया की जांच करके वापस जा रहे थे। प्रिया के घर में सब प्रिया की सुपरफास्ट रिकवरी से काफी खुश थे। हर रोज बिना वजह ही सेलिब्रेशन चल रहे थे क्योंकि डॉक्टर ने सबको बता दिया था कि प्रिया को जल्द ठीक करने के लिए उसका मानसिक तौर पर ठीक होना बहुत आवश्यक है। आज भी प्रिया का चचेरा भाई घर में क्रिसमस सेलिब्रेशन का बहाना लेकर ढेर सारे गिफ्ट ले आया था। लेकिन प्रिया के चेहरे पर इस सबको देखकर कोई भाव ही नहीं आता था। वह अपनी नजरें घुमाती, गर्दन घुमाती, कोई देख न ले वैसे रोती, लेकिन कभी हंसी का भाव उसके मुंह पर नहीं आया था। वह अब किसी के खिलाने पर मुंह से खा सकती थी, पी सकती थी, सुन सकती थी, सूंघ सकती थी, आंखों से देख भी सकती थी, हाथ पैर की मूवमेंट भी हो रही थी। लेकिन किसी चीज को अभी ढंग से हाथों में पकड़ नहीं पा रही थी। हाथ कांपने लगते और फिर वह चीज गिर जाती। डॉक्टर ने बताया था कि पैरालिस, छोटी ईसा के अटैक की वजह से उसके मसल कमजोर पड़ गए थे। फिजियोथेरेपी से ही सब ठीक होगा। वह 1-2 बार अपना फोन उठाने की कोशिश की थी लेकिन गिर जाता था। तब से घर में से कोई न कोई उसके बैग पर लगे स्टैंड पर उसको कभी मूवी तो कभी मोटिवेशनल वीडियो लगा के देता था। कभी पूरी फैमिली साथ में मूवी देखने ड्राइंग रूम में इकट्ठा हो जाती और प्रिया को भी व्हीलचेयर पर बाहर लाया जाता था। जिस तरीके से प्रिया बिटिया इस कोमा को मात दे रही है, ऐसा लगता है कि 1-2 महीने में यह अपने पैर पर खड़ा होना शुरू कर देगी। डॉक्टर ने प्रिया की फैमिली से कहा, डॉक्टर साहब, भगवान की बड़ी मेहरबानी है कि आप जैसे डॉक्टर से हम प्रिया का इलाज करवा रहे हैं। लेकिन एक बात पूछनी थी। प्रिया के पापा ने बेड में पीठ को तकिए से अड़ाकर बैठी प्रिया के सर में हाथ फेरते हुए पूछा। जी कहिए मिस्टर मेहरा। वो प्रिया बिटिया को कभी हमने हंसते हुए नहीं देखा है और अभी तक एक शब्द भी बोली नहीं है। तो क्या वो कभी भी बोल नहीं पाएगी? प्रिया के पापा ने डॉक्टर को एक तरफ कोने में ले जाकर के पूछा। मिस्टर मेहरा, मुझे ऐसा लग रहा है कि प्रिया को इस हादसे की वजह से मानसिक आघात लगा है। प्रिया के वोकल कार्ड को देखते हुए पता चल रहा है कि शारीरिक तौर पर वह बात करने में सक्षम है, बस बात करना नहीं चाहती है। शायद यही वजह उसके हंसने से भी जुड़ी हुई हो। डॉक्टर ने प्रिया के पापा को बताते हुए कहा, आप लोग कोशिश मत छोड़िएगा। प्रिया की इतनी फास्ट रिकवरी शायद आप लोगों के ये सब प्रयत्नों का ही नतीजा है। एक बार वह अपने पैरों पर खड़ी हो जाए फिर हम उसके पीटीएसडी को लेकर थेरेपिस्ट के साथ सेशन शुरू करवा देंगे। पीटीएसडी मतलब पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर।
कई बार ऐसे जानलेवा हादसों के बाद उसका ट्रॉमा रह जाता है मन मस्तिष्क पर। डॉक्टर ने प्रिया के पापा को सांत्वना देते हुए कहा और फिर वहां से चल दिए। प्रिया बेटा, कुछ खाओगे? आपकी फेवरेट कोरियन स्टाइल मैगी बनाई है जीजी ने, ले आओ। प्रिया के पापा ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा। प्रिया ने गर्दन हिलाकर मना कर दिया और फिर आंखें बंद करके चेहरा पीछे दीवार पर ढालने को छोड़ दिया। उसकी आंखों से आंसू बह चले। प्रिया के पापा ने उसके आंसू अपनी कर्कश हथेलियों से पोंछे और उसके सर को अपने कम धो पे रख दिया। बेटी की ऐसी हालत देखकर उनकी आंखों में से भी आंसू निकल आए। कहाँ उनकी सपनों से भरपूर, हमेशा खुश रहने वाली, कभी हार न मानने वाली प्रिया और कहाँ आज इस कदर टूटी हुई प्रिया। अधिक का घर, मुंबई। जानकी घर वापस आई तब ड्राइंग रूम में कोई नहीं था। पूछने पर दिनू भैया ने बताया कि अधिक की मॉम कुछ काम से बाहर गई हुई है। जानकी सीधा अपने कमरे में ऊपर चली आई। उसने अपने बाल सर के ऊपर बन बनाकर क्लिप कर लिए। वो काफी फ्रेश फील कर रही थी। चेंज करने से पहले उसने दिनू भैया से कहकर उसके ज्वेलरी बिजनेस का जो रॉ मटेरियल घर से पार्सल करवाया था उसको ऊपर अपने कमरे में मंगवाया। उसने बॉक्स खोले एक के बाद एक। सब बॉक्स सिर्फ खुल नहीं रहे थे, बल्कि उसका पुराना सपना जैसे पंख फड़फड़ा रहा था। उसने एक बॉक्स में से शादी से जस्ट पहले बनाए मोरपंख से सजे झुमके उठाए। उसने वो झुमके खुद डिजाइन किए थे। जानकी ज्वेलरी डिजाइन करने से पहले किस वर्ग की लड़कियों के लिए वह ज्वेलरी बना रही है उसका अच्छे से अभ्यास करती थी। प्रोफेशनल, ऑफिस जाने वाली, हाउसवाइफ, कॉलेज जाने वाली, शादी जैसे फंक्शन के लिए चाहे वजह कोई भी हो वह पहले प्रेरणा ढूंढती थी, उसका अच्छे से अभ्यास करती और फिर अपनी कलाकारी को अंजाम देती थी। बेड पर बिछी सफेद चादर पर पड़ी जुर्रियां हटाकर झुमके उसने वहां रख दिए। बगल मिशेल ओबामा की तस्वीर वाली किताब जो वो पढ़ रही थी उसको उठाकर रख दिया और उसके ऊपर अपना चश्मा निकालकर रख दिया। थोड़े दूर खड़े रहकर अपने फोन में फटाक से कुछ फोटो खींच ली। अपने इंस्टा अकाउंट पे अपलोड की टैगलाइन के साथ टिल्ड तारांकन हर जुगनी के सपनों की शुरुआत है मोरपंख तारांकन। उसको पता नहीं था कि अधिक उसको बालकनी से ये सब करते हुए देख रहा था। फोन पर नोटिफिकेशन आते ही अधिक ने चेक किया। नोटिफिकेशन में जानकी की वही अपलोड करी हुई तस्वीर देखी। अधिक ने बिना कुछ सोचे समझे उसी वक्त वह फोटो को तुरंत लाइक कर दिया, जैसे वो अपनी लाइक फोटो को नहीं बल्कि जानकी के लिए भेज रहा हो। जानकी ने लाइक का नोटिफिकेशन साउंड आते ही फोन उठाया। सबसे पहला लाइक अधिक का है ये देखते ही उसके मुंह पर मुस्कुराहट आ गई। अधिक भी जानकी को ऐसे मुस्कुराते हुए देख बालकनी में खड़े खड़े अपने आप से ही हंस दिया। उसने बालकनी से अंदर आने के लिए फ्रेंच विंडो का दरवाजा बाहर की ओर से नॉक किया। जानकी एकदम से अधिक को बालकनी में देखकर संकुचित हो गई। वह हड़बड़ी में बैग पर फैले झुमके और रॉ मटेरियल के बॉक्स को पकड़कर साइड में एक तरफ करने लगी। अरे इट्स ऑल राइट, अगर तुम्हें दिक्कत न हो तो क्या मैं देख सकता हूं तुम्हारे डिजाइनर ज्वेलरी? अधिक ने कमरे में कदम रखते हुए कहा। सॉरी, मुझे नहीं पता था कि आप घर पर हो, वरना मैं किसी और समय पर यह सब कर लेती। सब फैला पड़ा है। जानकी ने जैसे अधिक के प्रश्न को सुनकर के भी अनसुना कर दिया और हड़बड़ी में चीजें उठाने लगी। मैं आई
अधिक ने घबराई हुई जानकी के हाथ को होले से थामा और मोरपंख वाला झुमका अपने हाथों में लिया। वह उसे आंखों के सामने लाकर देखता ही रहा, जैसे वह झुमका नहीं बल्कि जानकी के एहसास हो। इट्स सो ब्यूटीफुल। उस डायरी में क्या है? अधिक ने झुमके को होले से उसके बॉक्स में वापस रखते हुए पूछा। अरे कुछ नहीं है, वो मैं ऐसे ही कुछ रिसर्च की हुई चीजें लिखती रहती हूँ और कुछ ज्वेलरी के स्केचेस है। नथिंग इम्पोर्टेंट। जानकी अभी भी हड़बड़ी में एक के बाद एक बॉक्स को उठाकर साइड में रख रही थी। इफ यू डोंट माइंड, मैं देख सकता हूँ डायरी को? अधिक ने बैग पर एक साइड पर पसरते हुए पूछा। जी बिल्कुल, जानकी ने डायरी उठाकर अधिक के हाथों में रख दी। एक बार फिर से जानकी के नर्म स्पर्श की गर्माहट अधिक को हो आई। तभी दरवाजे पर टिल्ड नॉक नॉक। दिनू भैया ने जानकी को बोला कि अधिक की मॉम उनको किसी काम के सिलसिले में बुला रही है। जानकी दिनू भैया के साथ नीचे चली आई। यहाँ अधिक ने डायरी के पन्ने एक के बाद एक खोलकर पढ़े। हर पन्ने पर जानकी के एहसास छिपे हुए थे। एक पन्ने को पढ़ते हुए उसके मुंह पर एक बड़ी सी स्माइल आ गई। वो पन्ने पर लिखा था टिल्ड। एक हाउसवाइफ जो अपने घर के झूले पर रसोई का काम खत्म करके आराम के कुछ पल काट रही है। बच्चे स्कूल गए हैं और हस्बैंड जॉब पर। वह चाय का कप लिए शिफॉन की नीले आसमानी रंग की साड़ी पहने दूर दिख रही हरियाली में खोई हुई है। उसके कान में ब्रास के ऑक्साइड झुमके झूले की गति के साथ ताल में ताल मिलाते हुए लटक रहे हैं। इतना लिखा हुआ था और नीचे ब्रास के झुमके की डिजाइन उसने बनाई थी। अधिक ने इतना पढ़ते ही डायरी बंद कर दी और उसको चूम लिया और सीने से लगा दिया। वह आंखें बंद करके जानकी के लिखे एहसासों के बीच जानकी को ही खोज रहा था, और कब उसकी आंखें लग गई उसे पता भी नहीं चला। तभी जानकी रूम में वापस आई। अधिक को इस तरह बेड पर अपनी डायरी को सीने से लगाए नींद के हवाले हुए देख वह मन में ही हंस दी। तभी जानकी के व्हाट्सएप पर आदित्य का मैसेज आता है। घर पहुंच गई गुड्डू। मैं भी होटल पहुंच गया हूं, और तुम टेंशन मत लेना, मैं यहीं हूं तुम्हारे साथ। मुंबई को हम साथ मिलकर टटोलेंगे। सी यू सून। आदित्य का मैसेज पढ़कर जानकी ने फोन साइड में रख दिया। आखिर इस नए शहर में नए लोगों के बीच उसका एक दोस्त उसका साथ देने पहुंच चुका था। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं अगले पार्ट में।